इजराइल का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, इस्लामिक देशों के साथ चलने वाला संघर्ष और गाजा पट्टी आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इजराइल की एक अलग कहानी है। असल में यहाँ एक ऐसी जंग चल रही है जो वो अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि प्रकृति से लड़ रहा है। अगर आप कभी इजराइल के उत्तरी हिस्से में गए हो तो आपने एक अजीब सा नजारा देखा होगा। सुबह सुबह किसान अपने खेतों में खड़े होते हैं, लेकिन फसल देखने के लिए नहीं बल्कि नुकसान का आकलन करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय जब पूरा इलाका शांत होता है तब खेतों में एक दूसरी दुनिया के जीव जाग रहे होते हैं। ये जीव कुछ ही घंटों में महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं, और ये हैं जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर्ड्स के झुंड जो पहाड़ों और जंगलों से निकलकर खेतों में घुस जाते हैं। यकीन मानिए, इनके कारण खेत ऐसे दिखते हैं जैसे उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया हो। इससे न केवल फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है बल्कि सिंचाई की पाइपलाइन, ड्रिप सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाता है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इजरायली मीडिया इसे वाइल्ड बोर क्राइसिस के नाम से जानता है। सरकारी रिपोर्ट्स सटीक आंकड़े नहीं बताती, लेकिन अनुमान है कि हर साल केवल एग्रीकल्चर लैंड में ही $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये समस्या इतनी बड़ी क्यों हो गई? आखिर इजराइल में जंगली सुअरों की आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इस समस्या की जड़ समझने के लिए इंसानों की भूमिका को देखना जरूरी है। पिछले कुछ दशकों में इजराइल में शिकार पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। इसका अंदाजा ये हुआ कि जंगली सुअरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। खासकर पहाड़ी इलाकों में खेती और जंगल के बीच का फर्क धीरे धीरे कम होने लगा। शहरों के आसपास उन्हें हर समय खाने की चीजें मिलने लगी, और ये तो आप भी जानते हैं कि जंगली सुअर बहुत ही चालाक और जल्दी हालात के हिसाब से ढल जाने वाले जानवर होते हैं। जहां उन्हें खाना और सुरक्षा मिलती है वो वहीं टिक जाते हैं। बस फिर क्या था, धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि इंसानों के आसपास रहना जंगल से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ उन्हें खाना भी आसानी से मिल जाता है और उनके प्राकृतिक शिकारी भी बहुत कम होते हैं। यही वजह है कि जो जंगली सुअर पहले सिर्फ जंगलों में दिखाई देते थे वो आज शहरों के आसपास भी अक्सर नजर आने लगे हैं। इजराइल का बड़ा शहर हाइफा इस समस्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। 2019 से 2024 के बीच यहाँ लगभग 24,000 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें लोगों ने सड़कों पर जंगली सुअरों को घूमते हुए देखने की बात कही। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि इन जानवरों ने शहर में ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो कूड़ेदानों को उलट देते, पार्कों में घुस आते, जिससे बच्चों के लिए वहाँ खेलना मुश्किल हो गया। कई बार तो ये लोगों के घरों के आसपास तक पहुंचने लगे। इजराइल में हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई शहरों में लोग मजाक में कहते हैं यहाँ जंगली सुअर आवारा कुत्तों से भी ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन किसानों के लिए ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए ये उनकी रोजी रोटी का सवाल बन चुका है, क्योंकि जंगली सुअर खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। जब स्थिति इतनी बिगड़ गई तो सरकार को भी इस समस्या पर ध्यान देना पड़ा। सवाल ये था कि आखिर इसका हल क्या हो सकता है। तब एक बार फिर नजर प्रकृति की ओर गई, क्योंकि जब किसी जंगली जानवर की आबादी नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो अक्सर ये सवाल उठता है, क्या उसके प्राकृतिक शिकारी इस समस्या को कम कर सकते हैं? इजराइल के मामले में भी एक ऐसा ही शिकारी सामने आता है, भेड़िया यानी वोल्फ। इतिहास बताता है कि भेड़िए कभी मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में पाए जाते थे। वो झुंड में रहने वाले और रात में शिकार करने वाले बेहद कुशल शिकारी होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भेड़िए पालतू कुत्तों के सबसे पुराने एंसेस्टर्स में से एक हैं, और ये जंगली सुअरों की पॉपुलेशन कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इजराइल में भेड़ियों की संख्या को बढ़ने दिया जाए तो शायद जंगली सुअरों के बढ़ते कहर को काबू में किया जा सकता है। अब यहाँ तक सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि बस अब तो समस्या का समाधान मिल गया होगा और इजराइल बच गया होगा, लेकिन कहानी इतनी इजी नहीं है। 20वीं सदी के मध्य तक भेड़ियों को इजराइल में एक हार्मफुल प्रेडेटर माना जाता था। 1950 के दशक में उन्हें जहर देकर और बड़े पैमाने पर हंटिंग कैंपेन्स चलाकर खत्म करने की कोशिश की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में भेड़ियों की आबादी बहुत ही कम रह गई। हालांकि 1954 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ लागू किया गया। इसके बाद भेड़ियों को कानूनी सुरक्षा मिलने लगी और धीरे धीरे उनकी वापसी शुरू हुई।
आज स्थिति ये है कि वही शिकारी जिन्हें कभी खतरनाक समझकर खत्म किया जा रहा था, अब उसी संकट का संभावित समाधान माने जा रहे हैं। एक ऐसा संकट जिसे काफी हद तक इंसानी नीतियों ने ही पैदा किया था। समय के साथ भेड़ियों की वापसी होने लगी। अगर आज की स्थिति की बात करें तो गैलीली से लेकर गोलन हाइट्स और नेगेव डेजर्ट तक कुछ 100 भेड़िए हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है और यही वजह है कि जंगली सुअरों की आबादी पर उनका प्रभाव सीमित ही है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने इस पूरे मामले को समझने के लिए एक अलग तरह का प्रयोग करने की ठानी और यहीं पर एक बेहद दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहा जाता है लैंडस्केप ऑफ फियर। असल में इसका मतलब ये है कि भेड़िया हर जंगली सुअर को मारता नहीं है और उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई बार सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही पूरे इकोसिस्टम के व्यवहार को बदल देती है। दरअसल भेड़िए की मौजूदगी जंगली सुअरों के बिहेवियर पैटर्न्स को प्रभावित करने लगती है। जब सुअरों को ये महसूस होता है कि आसपास भेड़िए हैं, तो वो अपने रास्ते, खाने की जगह और घूमने के इलाकों को बदल देते हैं। इनफैक्ट इटली और स्पेन में किए गए कुछ जीपीएस बेस्ड वाइल्ड लाइफ स्टडीज से ये पता चला है कि जंगली सुअर उन इलाकों से दूरी बनाए रखते हैं जहां भेड़ियों के झुंड सक्रिय रहते हैं। भेड़ियों की गतिविधि का संकेत मिलते ही वो अक्सर अपना रास्ता बदल लेते हैं और खेती वाले इलाकों की ओर कम ही जाते हैं। यानी भेड़ियों का असर सिर्फ शिकार करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका डर ही पूरे इकोसिस्टम डायनेमिक्स को बदल देता है और यही डर जंगली सुअरों के दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डर केवल सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, बल्कि कई मामलों में ये उनकी जेनेटिक मेमोरी का भी हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा इंस्टिंक्ट जो उन्हें सदियों से अपने सबसे खतरनाक शिकारी से दूर रहने के लिए मजबूर करता आया है। हालांकि अगर सुअर की बात की जाए तो ये कोई कमजोर जानवर नहीं होता। एक वयस्क जंगली सुअर का वजन लगभग 150 किलो तक हो सकता है। उसकी खाल मोटी होती है और उसके दांत लंबे और बेहद खतरनाक होते हैं। अधिकारियों का कहना है कि घायल सुअर गोली लगने के बाद भी हमला कर सकता है। यही वजह है कि भेड़िया सीधे हमला नहीं करता। अगर भेड़ियों की बात की जाए तो ये ऐसे शिकारी होते हैं जो अकेले नहीं बल्कि पैक्स यानी झुंड में शिकार करते हैं। उनकी हंटिंग स्ट्रेटजी बाकी जानवरों से काफी अलग होती है। दरअसल वो सबसे पहले सुअरों के झुंड को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि पूरे झुंड की फॉर्मेशन को तोड़ा जाए। जैसे ही झुंड बिखरता है, वो उसमें से किसी कमजोर, घायल या युवा सुअर को अलग कर देते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक लंबा परसुएट। भेड़िए तुरंत हमला नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक उस सुअर का पीछा करते रहते हैं। धीरे धीरे वो सुअर थकने लगता है, उसकी गति कम हो जाती है और जब वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है, तब भेड़िए उसकी थकान का फायदा उठाकर हमला करते हैं। इनफैक्ट अगर यूरोप की बात की जाए तो रोमानिया में भेड़ियों के आहार का 70% से ज्यादा हिस्सा जंगली सुअर ही होते हैं और स्पेन में तो ये आंकड़ा लगभग 75% तक पहुंच जाता है। यानी अगर परिस्थितियां सही हो तो भेड़िए जंगली सुअरों की पॉपुलेशन को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर पूरी समस्या एक नया मोड़ ले लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों का माहौल भेड़ियों के लिए बिल्कुल अलग होता है। शहरों में ब्राइट लाइट्स, हैवी ट्रैफिक और इंसानों की लगातार मौजूदगी रहती है और भेड़ियों के लिए ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से डराने वाला होता है। इसी वजह से भेड़िए आमतौर पर शहरों में घुसने से बचते हैं। उल्टा जंगली सुअर शहरों को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर जंगलों में भेड़ियों का दबाव बहुत बढ़ गया तो सुअर शहरों की ओर और भी ज्यादा भाग सकते हैं। अब अगर इजराइल की बात करें तो वहाँ का लाइव स्टॉक सेक्टर भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 में सिर्फ डेयरी सेक्टर का मूल्य लगभग 16.5 बिलियन शेकेल था और पूरे देश में लगभग 1.5 लाख डेयरी काउज थी। अगर भेड़ियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो सबसे पहले खतरा काल्व्स यानी बछड़ों पर आएगा। किसानों को अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग फेंसेस, इलेक्ट्रिक फेंसिंग सिस्टम्स और नाइट पेट्रोल्स जैसी चीजों पर भारी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि हर किसान इतना खर्च उठा पाने की स्थिति में नहीं होता और यही वो बिंदु है जहां मामला सिर्फ जंगली सुअरों का नहीं रह जाता, बल्कि ये सीधे सीधे ह्यूमन वर्सेस नेचर कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है।
यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सुअरों को कैसे रोका जाए, बल्कि ये भी है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और शायद यही वजह है कि इस समस्या का सही समाधान समझने के लिए इजराइल को कोलोराडो से एक बड़ा सबक लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये कोई सैद्धांतिक या काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसका वास्तविक अनुभव दुनिया के कुछ इलाकों में पहले ही हो चुका है। दरअसल कोलोराडो में वर्ष 2020 में जनता ने वोटिंग के जरिए भेड़ियों को दोबारा जंगलों में लाने का फैसला किया था। इसके पीछे तर्क था कि भेड़िए इकोसिस्टम को संतुलित करेंगे, हिरणों और दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करेंगे और प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में लौटने में हेल्प करेंगे। इस फैसले के बाद 2023-2024 के दौरान लगभग 30 से 35 भेड़ियों को अलग अलग इलाकों में छोड़ा गया। लेकिन कुछ ही महीनों में इस फैसले के अनचाहे नतीजे सामने आने लगे। किसानों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी कि उनके पशु या तो गायब हो रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023, 2024 और 2025 के बीच करीब $6.5 लाख के पशुधन का नुकसान दर्ज किया गया। इसके बाद मुआवजे को लेकर भी विवाद खड़े होने लगे। सवाल उठने लगे कि किस किसान को कितना मुआवजा दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होनी चाहिए, और क्या ये पूरा प्रयोग कहीं किसानों के भरोसे के साथ अन्याय तो नहीं बनता जा रहा। यहाँ एक अहम बात साफ हुई, भेड़िए एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी के लिए तो फायदेमंद साबित हुए, लेकिन किसानों के लिए वो चिंता और असुरक्षा का कारण बन गए। यानी समस्या सिर्फ भेड़ियों की मौजूदगी नहीं थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि असली समस्या भेड़ियों की कमी या अधिकता नहीं है। असली समस्या है इंसानों का बनाया गया एक तरह का फूड पैराडाइज। शहरों और कस्बों में खुले कूड़ेदान, रात में होने वाली भारी मात्रा में खाने की बर्बादी, बाग बगीचों में जानवरों को जानबूझकर खाना खिलाने वाले लोग, इन सब चीजों ने जंगली जानवरों को इंसानी बस्तियों के बेहद करीब ला दिया है। जब जानवरों को इंसानों के आसपास आसानी से खाना मिलने लगता है तो उनका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। वो जंगलों से निकलकर शहरों की ओर आने लगते हैं और फिर इंसान और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना लगभग तय हो जाता है। इसी संदर्भ में इजराइल का एग्जाम्पल बेहद अहम हो जाता है। इजराइल ने इस समस्या को किसी एक मैजिक सॉल्यूशन से हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक मल्टी लेवल और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। रात में कचरा उठाने की व्यवस्था शुरू की गई ताकि जानवर कूड़े की ओर आकर्षित ना हो। कई जगहों पर लॉक वाले कूड़ेदान लगाए गए। जंगल और शहरी इलाकों के बीच मजबूत फेंसिंग बनाई गई। जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए GPS कॉलर्स और सर्विलेंस कैमरास लगाए गए। इसके साथ ही पिग इन स्पेस जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, जिनका उद्देश्य आक्रामक जंगली सुअरों को पकड़कर उनकी संख्या को नियंत्रित करना था। इन सभी कदमों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। 2021 के बाद जंगली सुअरों से जुड़ी शिकायतों में धीरे धीरे कमी आने लगी। इससे एक बात साफ हो गई कि भेड़िए या कोई भी शिकारी प्रजाति अपने आप में कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन वो एक बड़े इकोलॉजिकल सिस्टम का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है। अल्टीमेटली कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, असली समाधान सिर्फ शिकारी जानवरों को लाने में नहीं, बल्कि सफाई, सही प्लानिंग और इंसानों के बिहेवियर में बदलाव में छुपा हुआ है। प्रकृति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ बैलेंस में रहना ही इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए सबसे टिकाऊ रास्ता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी इजराइल की भेड़िया सुअर समस्या की। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।